नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व की कमंडल राजनीति के सामने एक बार फिर मंडल की जाति राजनीतिक समानांतर रूप से उभरी, जिसने बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत पाने से रोक दिया। इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तमाम लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूती से उभरेगी। जब बीजेपी हिंदुत्व लहर के सहारे तीसरे टर्म में भी 300 पार की उम्मीद कर रही थी, तो विपक्ष ने हिंदू राजनीति को अपनी सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत रोक दिया। एनडीए के हिंदुत्व का विपक्ष ने जातीय समीकरण से काउंटर करने की कोशिश की, परिणाम सबके सामने है। अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हिंदुत्व की कमंडल राजनीति के सहारे माहौल बना रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष को हिंदुत्व विरोधी बताकर जाहिर सी बात है वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। ऐसे में चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा, सीएम योगी सीधा विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि राम मंदिर को बनने में इतनी देर कैसे लग गई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव राम मंदिर कब जाएंगे? अगर जम्मू कश्मीर में मौलाना भी राम राम बोलने लगे हैं तो विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? आज की प्राइम एजेंडा में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी। क्या विपक्ष ने ऐसा करके बीजेपी को मौका दे दिया है? क्या उत्तर प्रदेश में कम हुई सीटों को इन बयानों से बीजेपी खुद को फिर से मजबूत कर पाएगी? तो चलिए चर्चा शुरू करें। उससे पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। बल्लभगढ़ से प्रत्याशी श्री मूलचंद शर्मा जी, पृथला से प्रत्याशी श्री टेकचंद शर्मा जी, बड़कल से प्रत्याशी श्री धनेश अदलक्का जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, अनिल नागर जी, भगवान सिंह जी, डॉक्टर आरएन सिंह जी और भारी संख्या में एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस सभा में उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, पराशर और ऋषि और भगवान वेदव्यास की परंपरा से जुड़े हुए इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से यहां पर आया हूं, प्रभु श्री रामलला की पावन धरा से, और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अयोध्या में 5 सदी के बाद यानी 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अपनी पावन जन्मभूमि पर देव विग्रह के रूप में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त किया और अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। ऐसा नहीं कि प्रयास पहले न किया गया हो। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने, रामलला फिर से विराजमान हो, इसके लिए 76 बड़ी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी। हर तबके के लोगों ने अपने आप को प्रभु रामलला के चरणों में बलिदान करके उनकी जन्मभूमि की मुक्ति के इस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। बहनों और भाइयों, होना यह चाहिए था कि देश जब गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारी आजादी को कैद करके रख दिया था, तब तो माना जा सकता था कि मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता।
लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से लगातार हिंदुत्व को धार देते हुए विपक्ष को घेर रहे हैं और सीधा पूछ रहे हैं कि राम मंदिर को बनने में इतनी देरी क्यों हुई। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में हैं और इन्हीं चुनाव प्रचार में वो सीधे सवाल कर रहे हैं। और इन्हीं के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी। यह चर्चा रहेगी कि क्या यह सवाल वापस से मजबूत होने की है, या यह सवाल विपक्ष को घेरने के लिए तो है ही, साथ ही साथ अपने वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए। और विपक्ष के लिए भी सवाल है, जो सवाल सीएम योगी कर रहे हैं उनका जवाब मिलना भी जरूरी है। तो चलिए खास चर्चा को शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश सिहाग थोड़ी देर में कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जाहिर सी बात है, चर्चा की शुरुआत जो है वो दिनेश प्रताप सिंह से ही करेंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। दिनेश प्रताप सिंह जी, राजनीतिक पंडित इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल राम मंदिर की बात कहकर, जम्मू कश्मीर में मौलवियों की राम राम की बात कहकर बीजेपी सिर्फ अपने वोट बैंक को तलाशने की कोशिश कर रही है, जबकि जो कमंडल राजनीति है वो अब मंडल पर भारी नहीं पड़ पाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, या चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो भी कहा है वो यथार्थ कहा है। उसमें आप नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई गलत कहा है। उन्होंने अगर ये कहा कि इतने वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने अगर इस देश में समस्या दिया और कांग्रेस पार्टी समस्या की पर्याय बन गई है, कांग्रेस और समस्या एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, तो मुझे लगता है, और वही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम है समाधान। जितनी भी समस्याएं इस देश में पैदा करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने पैदा करने का काम, और समाधान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। क्या राम मंदिर का निराकरण इसके पहले नहीं हो सकता था? राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था? लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब अवसर मिला तो उन्होंने समाधान नहीं, बल्कि उसके अंदर और समस्या पैदा करने की कोशिश की। यही कांग्रेस पार्टी थी जब रानी सर्वोच्च न्यायालय में जाकर राम के अस्तित्व को इनकार करने का काम किया था, राम को काल्पनिक बताने का काम किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर। क्या इस सत्यता से कोई इनकार कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और माननीय अदालत के निर्णय से वो मार्ग प्रशस्त हुआ, और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। यही विपक्षी, यही सारे लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी
राम को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है और भारतीय जनता पार्टी कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती। तो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये इनका स्लोगन होता है। लेकिन उसको हमने यथार्थ में तब्दील किया। हमने जो कहा था, हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बनाए। आज देश और दुनिया के सारे लोग जाकर भव्य रामलला का दर्शन उनके जन्मभूमि पे कर रहे हैं। हाँ, यह दुर्भाग्य नहीं था इसे कि अपने ही जन्मभूमि पर राम को अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। और आज योगी जी ने जो उदाहरण दिया, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, अगर उन्होंने फरीदाबाद के चुनाव में जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट की एक घटना का जिक्र किया कि कोई मौलवी भी उनको राम राम कह रहे हैं, तो राम राम का नाम तो मर्यादा का प्रतीक है और इस देश में सभी को मर्यादा में रहना भी चाहिए। अगर आज मौलवी भी अगर मर्यादा में रह रहे हैं और राम का नाम ले रहे हैं, इसमें कौन सी दिक्कत हो रही है? और मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक वीडियो दिखाऊं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को ही कैसे रामचरितमानस की चौपाई एक मौलवी और सुना रहे हैं। हाँ, तो देखा। ये कोई जी देखा है। हाँ, बोलिए। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही? चलिए, शायद फोन कनेक्ट हो गया। चौपाई उन्होंने सुनाई। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहा जाता था कि नहीं, ये उत्तर प्रदेश के वातावरण को खराब करने का काम करते हैं। हाँ, अगर वो आज राम नाम ले रहे हैं और मिलने पर राम राम कह रहे हैं, हाँ। इसका मतलब है प्रदेश और देश राम राज्य की तरफ उन्मुख हो रहा है। ठीक है। यही प्रदेश था, यही देश था, ठीक है। जहां लोग अपने त्योहारों को एक साथ नहीं बना पाते थे, तिथियां बदलनी पड़ती थी, रामनवमी का जुलूस इसलिए नहीं निकल पाता था हाँ। कि कहीं उनका मुहर्रम तो नहीं उस तिथि पे पड़ रहा है। हाँ, लेकिन आज कैसे दोनों समुदाय के लोग हाँ। अपने अपने त्योहारों को मना रहे हैं। कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है, कहीं कोई फसाद नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन इसके पहले क्या होता था? हाँ, आप 84 के दंगों को भूल जाएंगे। जी, ठीक है। आप इस तरह की आ रहा हूं। राजनीति कांग्रेस पार्टी दिनेश जी, करती आ रहा हूं। थी। एक रिएक्शन तो ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में हाँ। बांटने के काम करती थी। दिनेश जी, एक रिएक्शन ले लूं जरा, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी, एक रिएक्शन ले लूं जरा। पूजा मिश्रा जी, अब तो कायम रखने चूंकि का- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, हम क्यों नहीं बात करेंगे दिनेश जी, उस 370 की बात जो योगी दिनेश जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास? हमारे नेता ने शहादत दी है। और हाँ, एक थोड़ा सा रुकिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। दिनेश जी, दो निशान की बात में उसको समाप्त करके अगर 370 हटाने का ऐतिहासिक काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हम लोग भी युवा मोर्चा में काम करते थे। अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी पश्चिम बंगाल से जम्मू कश्मीर में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली से लेकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मतदान स्थल पर 12 जनवरी को यात्रा चली थी। 26 जनवरी को लाल चौक से हम लोगों को ध्वजा फहराना था, लेकिन हमारी यात्रा को बीच में रोक दिया गया। बॉर्डर से जगह जगह अवरोध उत्पन्न किया गया। उसके बाद भी हम लोग यात्रा लेके जम्मू कश्मीर की सीमा पर। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है अब जनवरी तक? का महीना था, सर्दी के महीने में हम लोगों को मुस्लिम के मैदान में रोका गया। शायद कोशिश करिए, कनेक्शन करिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही दिनेश जी तक। ठीक है, रुकिए दिनेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, तभी वो कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? विजय दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में गरजे और तमाम सवालात कर दिए। सवालात विपक्ष से, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, और जम्मू का वो किस्सा भी बताया जहां पर उन्होंने कहा कि अब तो मौलवी भी राम राम बोल रहे हैं। और सीधा सवाल कर दिया उन्होंने कि दरअसल जो विपक्ष कहता था, बीजेपी से पूछता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब वो कह रहे हैं विपक्ष से कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि रामलला हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कब आएंगे। चाहे वो
कार्यक्रम हो जिसमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूजा मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? स्वागत है आपका बहुत बहुत। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात चल रही थी। आज तमाम सवालात उन्होंने दागे हैं और वो ये कह रहे थे, और तमाम राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि जो विपक्ष ये कहता था कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जो आरोप लगाता था, अब उल्टा हो गया है। अब बीजेपी पूछ रही है समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से कि आप कह रहे हैं रामलला आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। देखिए अजितेश जी, हम ये नहीं कह रहे कि रामलला जी हम आएंगे। जब विषय गिराता है तब जो है मंदिर जो है इंसान चाहता है, कोई अपना खुद से नहीं जा सकता है। और दूसरी बात जो है, जो ये भाजपा वाले कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनाया, तो हमें लगता है कि ईश्वर का मंदिर बनाने का किसी इंसान में क्षमता होती नहीं है। इस वक्त सूरत में मंदिर बनवाते हैं। हाँ, इन्होंने घोटाले पूरे किए, सड़कें दस गई, मंदिर चपकने लगे और राम राज्य स्थापना नहीं हो पाई। राम राज्य स्थापना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता ही रहा। अभी जो है जो क्लीनिंग करती थी राम मंदिर में, उसके साथ में रेप हुआ, तो ये राम राज्य नहीं ला पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा में कहा है, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जो है अपने आपको संत कहते हैं पर साथ ही अपनी जाति बताते हैं और संत वाले कोई गुण नहीं रखते हैं। मानिए किसी मौलवी ने उनको राम राम कहा, अगर हिंदू धर्म का सम्मान करते हुए राम राम कहा तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप ऐसे करिए। लेकिन ये कह रहे हैं तो उन्होंने खौफ में कहा। ये बड़ी मतलब की मानसिकता दर्शाती है कि ये किसी कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का इनको श्री राम जी के नाम राम राम को ग्रीट करता है और ये उसको भी इस तरीके से लेते हैं कि नहीं वो डर के कह रहा है। ये मानसिकता दर्शाती है कि ये जो है जाति धर्म में बांटना चाहते हैं, इनके अंदर में नफरत फैलाना चाहते हैं और ये इनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। हालांकि इनकी मानसिकता ये भी दर्शाता है कि किसी धर्म को उच्च समझते हैं, किसी धर्म को नीचा समझते हैं, पर जिस संवैधानिक पद पर है इनको ऐसे समझना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देता है। हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी संत के कोई गुण नहीं रखते हुए नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर घमंड बांध रखा हुआ। मतलब आपको लग रहा है कि ये आपके डर से आपको राम राम जी कह रहे हैं, किसको सम्मान करने का आप लगे कि आपको डर से कह रहे हैं। ये कि ऊंची मानसिकता को दर्शाता है। ये मुख्यमंत्री जी से मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि इस तरीके की भावना वो रखे, ये गलत भावना है। नहीं, वो ये भी पूछ रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भगवान जब बुलाते हैं तब जाते हैं, राम जी जब बुलाएंगे तब हम चले जाएंगे। वही कह रहे हैं कि जब एक माफिया की मौत होती है तो तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। अब जब राम मंदिर को बने इतना समय हो गया, लेकिन अब तक कह रहे हैं जब बुलाएंगे तभी जाएंगे। देखिए, अगर मैं उनकी भाषा में बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा बात करूं, हमारे मुख्यमंत्री जी संत हैं तो वो कह रहे कि उनके किसी के यहाँ चले जाते हैं डेथ होने के बाद में, और ईश्वर क्या हम लोग बोलते हैं कि हाँ ईश्वर बुलाएगा तो जाएंगे, तो ऐसा देखा भाई हर चीज ईश्वर करा रहा है। अब किसी की डेथ हुई है वहां पे जाकर के आप इस पोस्टिंग में जाना और ईश्वर के दरबार में जाना, दोनों में डिफरेंस है। नहीं, किसी की डेथ और माफिया की डेथ में फर्क होता है मैम जी। किसी की भी डेथ और एक माफिया के यहाँ जाना में फर्क होता है मैम। तो देखिए अजितेश जी, जिनको आप माफिया कह रहे हैं वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी थे क्या? नहीं थे? आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे क्या? जनता ने उनको वोट ही दिया था, वो सांसद नहीं थे कि विधायक नहीं थे। और इस तरीके से देखा जाए हमारे मुख्यमंत्री जी पे भी 307 के मुकदमे थे, हमारे डिप्टी सीएम के ऊपर भी 307 के मुकदमे थे, तो इन सबको भी जो है उसी श्रेणी में ला दिया जाए। मैं राजनीतिक मुकदमों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीर धाराओं की बात कर रही हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी पे रहे हैं और डिप्टी सीएम पे रहे हैं। तो जो सरकार बनते ही मार्च महीने पहला कार्य किया कि अपने ऊपर से सारी धाराएं हटाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय डिप्टी सीएम आप उन मुकदमों को, पूजा जी आप उन मुकदमों को और कन्विक्टेड आदमी को बराबर समझते हैं? जो कई धाराओं में जो मुकदमे लगे जिसमें एक कन्विक्टेड हो गया और एक पर सिर्फ मुकदमे लगे, आप बराबर समझते हैं दोनों को? नहीं अजितेश जी, राम राज्य की बात चल रही है। अगर जो है भगवान श्री राम जी लक्ष्मण को भेज सकते हैं रावण के यहाँ कि भाई जाओ उनके पैर के पास में बैठो और उनसे पूछो राज कैसे करना है। अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके अंतोष्टि में चले जाते तो क्या परेशानी है? ठीक है, फंदे से बचाने थोड़ी चले गए। ठीक है, दिनेश जी काउंटर करेंगे, उसके बाद विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। दिनेश जी
आवाज दीजिए दिनेश जी की। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है संत के गुण बता रहे हैं, तो संत के क्या गुण होते हैं जरा इसको बताना चाहिए। नहीं आ रही, ठीक से आवाज नहीं आ रही। रुकिए दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज ठीक करा रहे हैं, प्लीज एक बार सभी की आवाज चेक करके ठीक कर लीजिए। हाँ दिनेश जी आ रहा हूं, आपकी आवाज ठीक कराते हैं। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। विजय जी मेरी आवाज आ रही है? विजय जी कुछ मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए शायद विजय जी की भी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से कोशिश करते हैं एक बार सभी को जोड़ने की। अजितेश जी आवाज आ रही क्या? हाँ दिनेश जी बोलिए, आ गई आपकी आवाज। थोड़ी इको आ रही। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी जो समाजवादी पार्टी की नेता कह रही थी कि मुख्यमंत्री में कोई संत के गुण नहीं है, तो जरा ये बता दे संत के गुण क्या है नंबर एक, और दूसरी चीज एक मुख्यमंत्री में कौन कौन से गुण होने चाहिए जरा ये बता दे। और जरा हमने बीच में नहीं बोला, आप एक महिला है, महिला का सम्मान करते हैं हम आपके बीच में। आपने जो कहा, आपने जो आरोप लगाया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं जरा बहस रखिए ना, जब आपने कोई आरोप लगाया तो सुनने का भय रखिए। मैंने आपके बीच में बोला क्या? मैंने ये तरीका गलत है। आप सुन लीजिए, उसके बाद आप उत्तर दीजिए ना। आप बोलिए, बिल्कुल और दूसरी चीज ये कह रहे थे कि रावण के मृत्यु के बाद भी राम जी ने लक्ष्मण को भेजा ज्ञान लेने के लिए, तो क्या अखिलेश यादव लक्ष्मण के रूप में ज्ञान लेने उनको रावण मानते हैं क्या, जिनके पास जा रहे हैं? ये कहें कि हाँ वो रावण की भूमिका में है, उनसे ज्ञान लेने जा रहे हैं। जितने माफिया, जितने आतंकी हैं, जिनको अभी ढेर किया गया है, उनको ये रावण मानते हैं क्या? जिनके यहां गए थे अखिलेश यादव फातिमा पढ़ने। दिक्कत यही है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है और पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो वहां अखिलेश यादव जाके खोजने लगते हैं। जिस अयोध्या घटना की बात कर रही हैं, सपा की प्रवक्ता जिस कन्नौज की बात कर रही हैं, क्या उसमें आपने जाति और धर्म खोजने का काम नहीं किया? अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके शोभा देता है क्या? अगर किसी अपराधी की किसी मुठभेड़ में मौत होती है तो आप जाति और धर्म खोजने लगते हैं। और दूसरी चीज आप कह रहे थे कि योगी जी कह रहे थे डर के नाते, भय के नाते राम राम कह रहे थे, तो बिन भय हो न प्रीत, ये भगवान राम ने भी कहा था। जब सेतु पर, जब समुद्र पर सेतु बनाने की बात आई, मार्ग देने की बात आई, तो प्रभु राम ने कहा विनय न मानत जरद जरद गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तन बिनु भय हो न प्रीत। तो सखे साक्षम समाचरित की नीति अपनानी पड़ेगी और एक राजा को अपनाना भी चाहिए। अगर आप प्यार की भाषा समझते हैं तो प्यार की भाषा समझें, नहीं तो आपको कानून का डर होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का शासन नहीं है। एक और चीज है, मैं आ रहा हूं दिनेश जी, मैं आ रहा हूं। जहां अपराधियों को थाने से छुड़ा लिया जाता था, दिनेश जी गाड़ी से उतार लिया जाता था, ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ जी। दिनेश जी एक रिएक्शन जरा विजय दुबे जी से ले लेता हूँ। हाँ दिनेश जी एक बार विजय जी को चर्चा में ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग चर्चा में। विजय जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी। हाँ विजय जी, ये चूंकि पूरी चर्चा जो है ना, जाहिर सी बात है एक सभी के मन में सवाल हो गया है कि वो मंडल और कमंडल जो राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में एक समय में हुई थी, पूरे देश में हुई, और उसके बाद फिर से जो है वो हो रही है। यहाँ पर कई बार जो है वो मंडल जीत जाता है, कई बार कमंडल जीत जाता है। क्या जो बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो वो दे रहे हैं लगातार, सीधे सीधे विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और कई सारी चीज़ों को लेकर घेर रहे हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जाहिर सी बात है जो कमंडल की राजनीति है उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं और एक बार फिर से उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश है क्या? देखिए जितेश जी, हरियाणा में पिछले 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर कोई ऐसी ठीक ठाक समय रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा राज्य में काम करने का। और असल में पैटर्न क्या है, हिमाचल और हरियाणा और उन नॉर्दर्न स्टेट का, कि एक बार किसी पार्टी की सरकार होती है तो अगली बार जो है दूसरी पार्टी की सरकार के आने के चांसेस जो हैं, और या लोगों का जो दिमाग है कि भाई हमने एक बार किसी को मौका दिया
और हमारी शिकायतें अगर दूर नहीं हुई तो हम दूसरी पार्टी को मौका देंगे। ये एक पैटर्न रहा है, उसमें पार्टियां जो हैं एक के बाद दूसरी पार्टी को जो है सरकारें वहां बनती रही है और लोगों ने उनको पूरा मौका दिया है काम करने का। असल में खट्टर साहब पहले जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कि ठीक ठाक समय हरियाणा को रूल किया, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उससे पहले जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बदलना पड़ा। तो असल में जब आप कोई सरकार रन कर रहे होते हैं तो आपको अपनी सरकार के काम काज को लोगों के सामने रख के वोट मांगना होता है और ये बताना होता है कि जो है हमने पिछले 5 सालों में हमारी इस सरकार ने कौन से ऐसे काम किए हैं जिसके तहत आप उनको वोट दें। हाँ। ये जो कमंडल और मंडल वाली जो राजनीति है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। मुझे लगता है कि शायद जो है अब जो लोकसभा चुनाव के इंडिकेटर्स थे वो ये बताते हैं कि जो है अब लोगों को अपने समस्याओं का समाधान सरकारों से चाहिए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, या उनसे जुड़ा हुआ ऐसा बहुत सारा स्थानीय मुद्दा होता है हर स्टेट में जहां कि आपको, अगर आप सत्ता में हैं तो आपको उनका जवाब देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई मान लीजिए कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गई और मुख्यमंत्री जी ने एक सभा की पहले जम्मू एंड कश्मीर में और उसके बाद जो है उन्होंने फरीदाबाद में सभा की, तो उनको राम राम कहता है या हम किसी को उनकी धर्म के हिसाब से अगर उसका अभिवादन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ। और करना भी चाहिए, उसमें भी कोई इसके लिए पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जहां तक बात जैसे पूजा जी कह रहे थे कि ऐसा वो मानती है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा उसमें डर के कारण से शायद ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने संस्कारों के हिसाब से अभिवादन करने का, अगर हम अमेरिका में जाके नमस्ते ट्रम्प कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में अभिवादन क्यों नहीं कर सकते भाई? कोई संकट है क्या इसमें? आ रहा हूं पूजा जी। और जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे को उसकी धर्म के हिसाब से अभिवादन करते रहे हैं और यही एक गंगा जमुना के संस्कृति का वो भी है, एक आपसे परस्पर सम्मान जो देने वाला तरीका। हाँ। वो भी कह सकते हैं आप कि ये जो है कहीं ना कहीं वो भी दिखाता है। दूसरी बात है कि देखिए आप जो है आप ये नहीं कह सकते साहब कि जो है कोई डर के मारे आपको वोट कर देगा या आप सोच रहे हैं कि साहब ऐसा होगा। हाँ। तो ये सब चीजें रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं समझता हूं कि अब ये पूरा ट्रांसपेरेंसी का इशू है। जहां तक बात है कि भाई आपकी सरकार ने क्या किया, आप हरियाणा को किस स्तर तक ले आ पाए, जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं चल रही है समाधान कैसे होगा। भाई 2 लाख नौकरी आज जो है कांग्रेस भी कह रही है हम देंगे और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही देंगे। हाँ। तो हरियाणा में 2 लाख नौकरियां जो सरकार थी तब क्यों नहीं दी भाई आपने? ये सवाल तो उठेगा ना। बिल्कुल। हरियाणा के जो लड़के आर्म फोर्सेस में जाते हैं, एक ठीक ठाक सा उनका जो है उसमें प्रेजेंस है, और ये जो रोजगार वाली समस्या है भाई वो तो जहां भी सरकारों में रूरल बेल्ट में ये सब समस्याएं लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से अपना असर दिखा चुके हैं। हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। जो है ये कहना है कि साहब आप जो है आपके यहाँ से जो भर्तियां होंगी उसका रिजर्वेशन भी देंगे दूसरी सेवाओं में। और जो है सेना में जो भर्ती होगी उसके लिए भी जो है हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं। बिल्कुल, कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें। विजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। सवाल तो ये उठेगा ना कि भाई क्यों नहीं भरा गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूजा जी काउंटर कर रही, पूजा जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, फिर दिनेश जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। हाँ पूजा जी। अजय जी मैं बस विजय जी को इतना कहना चाह रही थी कि जो विजय जी बात कह रहे हैं भाई मैं भी कह रही थी कि उन्होंने जो है धर्म का सम्मान करते हुए राम नाम कहा है, ये तो परस्पर सम्मान की भावना होनी चाहिए थी। पर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 370 हट गया और जो है हमारे धर्म को अस्मिता को चुनौती दिया करते थे वो राम राम कह रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता पे सवाल उठा रही हूँ, तो मैं उन्हें नहीं उठा रही हूँ। उन्होंने परस्पर धर्म की जो राम नाम कह दिया, अच्छी बात है। ये जो है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उनको भी अच्छे से ग्रेड कर देते, इस भावना से ना लेते कि वो डर के कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात होती। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि
पहली बात की संत कौन है? संत वो है जिसके अंदर में नफरत नहीं होता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर में है। संत की कोई जाति नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मंचों पे खड़े होकर के अपनी जाति बताते हैं, तो संत ऑटोमेटिक नहीं हो गए। और संत जो है संत मुख्यमंत्री नहीं बनता, संवैधानिक पद पे नहीं बैठना चाहिए था उनको, तो संत इस मामले से नहीं है। शंकराचार्य जी को आप संत मानती हैं पूजा जी? तो वो संत नहीं है जी। पूजा जी, शंकराचार्य को आप संत मानती हैं? शंकराचार्य जी धर्म गुरु, जो हमारे 4 शंकराचार्य जी होते हैं धर्म गुरु में कहते हैं ये भी मुख्यमंत्री पद का पद छोड़ दे, संविधान की बातें ना हो तो ये आराम से बोल सकते हैं। आप अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए जो धर्म से बोलना चाहते हैं आप बोलिए, लेकिन आप संवैधानिक पद पर बैठ करके एक धर्म को ऊंचा दूसरे धर्म को नीचा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप धर्म गुरु नहीं है, आप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। आप उतने मुख्यमंत्री हिंदू के भी, उतने मुख्यमंत्री मुस्लिम के, उतने मुख्यमंत्री ईसाई के भी, जो भी उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, आप सबके बराबर के मुख्यमंत्री है। आप किसी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, पर आप किसी एक धर्म को बढ़ावा देकर दे सकते हैं। ठीक है पूजा जी, एक और चीज है। दिनेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दिनेश जी, मैं आ रहा हूं। पूजा जी, फिर परशुराम को आप संत मानती हैं? परशुराम मैं ईश्वर मानती हूँ, परशुराम जी को मानती है ना संत? बिल्कुल बिल्कुल ईश्वर मानती हूँ मैं। और उनके ज्यादातर जो कहानी किस्से हम लोगों ने पढ़े हैं, जो और भी ग्रंथों में नजर आते हैं, वो संतों वाले आप मतलब आपको क्या नजर आता है? वो संत आप माने हैं ना? संत वो काम क्या करते थे भाई? गुस्सा भी उनको बहुत आता था, है ना? नाराजगी भी बहुत बहुत जताते थे, और नाराजगी में जो है वो जगत के कल्याण के लिए वो तमाम वो काम करते थे। मानती हूँ। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री परशुराम जी को है नहीं, बिल्कुल नहीं। परशुराम कैसे हो सकता है? हाँ, भगवान थोड़ी ना कोई हो सकता है। लेकिन भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन संत सिर्फ, लेकिन संत जो है वो परशुराम जी की बात कर रहे हैं, जो आप परिभाषा दे रही है उसको लेकर मैं बोल रहा था। वो जब नहीं, जो आप कह रहे थे परशुराम जी जब जो है धरती पे पाप बढ़ा, तो उन्होंने आया बिल्कुल शत्रुओं से खाली कर दिया धरती को, क्योंकि वो मेरा कहने का मतलब है उनके हाथ में शस्त्र होता था ना। मैं मेरा कहने का मतलब ये है बस कि एक संत के हाथ में शस्त्र होता है ना। मेरा कहने का मतलब ये है शस्त्र होता है, राज घोड़ा होता है, राज घोड़े बन जाते हैं। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। दिनेश जी, काउंटर करिए। अभी मैं आ जाती हूँ, मैं अभी चीजों पे आज बोला कि ना जातियों की बात करते हैं, जाति की बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर दो गलत नाम लेते हैं। आपने कहा संतों की बात कर रहे हैं। दिनेश जी रुकिए, एक सेकंड जरा रुकिए। दिनेश जी एक सेकंड रुकिए, प्लीज जरा रुकिए, पूजा जी, चूंकि संतों की बात चल रही थी तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, ये अफजाल अंसारी की नजर में कौन से संत होते हैं? ये अफजाल अंसारी को परिभाषा जो है वो कभी समाजवादी पार्टी ने पूछी उनसे कि संतों की उनकी नजर में परिभाषा क्या है? कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा चला जाए तो खत्म हो जाएगा। गांजा जो है इतनी इलीगल चल रही है, आप देखिए प्रैक्टिकल बात करेंगे तो बुरा लग जाता है। उनको इतनी सच बात नहीं बोलनी चाहिए थी। ये सच्चाई है कि कुछ साधु जो है गांजा इस्तेमाल करते हैं, कुछ साधु बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं। मैम, फिर ये बोलना चाहिए ना। देखिए, हर बार बात वही आ जाती पूजा जी, इसी बात की हमारी लड़ाई होती है। मेरा कहने का मतलब ये है पूजा जी कि जब भी कोई चीज बोली जाती है तो आम भाषा में समझदारी के तौर पर ये कहा जाता है ना। हम किसी डॉक्टर को गलत बताते तो ये कहते हैं ना कि सारे डॉक्टर ऐसे नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं। इवन आप भी जब कहती हैं कि मीडिया जो है वो गलत काम कर रही, तो आप कहती है ना कि सारी मीडिया नहीं, कुछ लोग जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो अगर अखिलेश यादव भी कहते हैं कि माफिया मठाधीश में फर्क नहीं है, तो उनको ये बताना चाहिए कि सारे माफिया जो है, सारे मठाधीश जो है वो माफिया जैसे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, है ना मैम? लेकिन नहीं बोलते हैं। अफजाल अंसारी गांजा का बताइए कहां जोड़ रहे हैं, और आप लोग सुनते भी हैं, जवाब भी नहीं मांगते उनसे। देखिए जवाब मांगने का काम पार्टी का होगा, और वो पार्टी मांगे, लेकिन आप डिफेंड भी तो करते हैं ना। आप अपना धर्म पूरी तरह से निभाते हैं प्रवक्ता होने के नाते। ये प्रवक्ता धर्म भी तो आप निभाते हैं ना, फिर पूरी तरह से डिफेंड करते हैं उनको, जबकि उन्होंने कुछ और कहते हैं, आप पूरा डिफेंड कर देते हैं। दिनेश जी, डिफेंड करा। मैं 2-3 असल में दिक्कत क्या है, आ रहा हूँ पूजा जी, सुन लेते हैं। अभी का हमारे पूजा जी आ रहा हूँ, सुन लीजिए। दिनेश जी को सुन लीजिए। इनके लिए ये आदर्श है, और समाजवादी पार्टी के लिए लोग संत हैं।
इनकी भाषा में ये लोग संत हैं इनके लिए। जरा सुनिए पूजा जी, पूजा जी सुन लीजिए प्लीज। पूजा जी सुनिए जरा एक सुना बार, भी करिए, एक बार आप सुनिए बोलते फिर हैं आ तो सब सुनते हैं जी। मैंने कहा कि इनके लिए अंसारी हो, अतीक अहमद हो, ये सब इनके लिए संत हैं। समाजवादी पार्टी के लिए सब संत हैं। संत की परिभाषा में ये लोग आते हैं। दिक्कत क्या है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी सन्यासी जब पैदा होता है तो किसी न किसी तो जाति में, कुल और खानदान में पैदा ही होता होगा, और उसके बाद वो संन्यास धर्म की दीक्षा लेता है। लेकिन इनको इतनी समझ नहीं है और बार बार जाति की बात करते हैं। और इस शंकराचार्य तो भगवान का, मैं तो कहता हूं सब में भगवान है। पूजा जी आप में भी भगवान है, विजय जी आप में भी भगवान है, सब में भगवान है। भावना विदते देवा, आप अगर उस भावना से देख रहे हैं तो कणकर में भगवान है। यही तो सनातन की विशेषता है। हम पत्थरों को पूजते हैं, हम गांव को पूजते हैं, हम जल को पीते हैं, हम सबको वनस्पतियों को पूजते हैं। तो हम तो सब में भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन समस्या समाजवादी पार्टी के साथ यही है। और जब भी, दूसरी बात, जब भी कहीं कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव की चर्चा की जाती है। अगर आज जम्मू कश्मीर में, पता नहीं पूजा जी इसके पहले 370 पहले जम्मू कश्मीर गई थी, लाल चौक गई थी कि नहीं गई? अगर आप वहां जाइए तो भारत माता की जय नहीं कह सकते, आप वहां तिरंगे नहीं फहरा सकते थे। मैं पहली चर्चा में आपसे कह रहा था, जब हम अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग यात्रा लेके जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जब यात्रा रोक दी गई थी, अरुण जेटली जी को एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया था, सुषमा स्वराज जी को वापस लौटा दिया गया था, राजनाथ जी को जाने की अनुमति नहीं मिली थी, राजघाट पे उन्होंने धरने पर बैठे थे, और हमारे कार्यकर्ता जब लाल चौक पर पहुंचे तो उनके हाथ पैर को तोड़ दिया गया था। और क्या करने गए तो 26 जनवरी को कौन सा अपराध करने गए थे? वो 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा फहराने गए थे। ये एनडीए गठबंधन की सरकार का ये हक था कि आप अपने ही देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। इनको शर्म नहीं आती है, आज भी शर्म नहीं आएगी। लेकिन पूजा जी, आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को कह दीजिए, जितने तिरंगे फहराने हो जाके आप जम्मू कश्मीर में फहराएंगे, आपको भी फक्र होना चाहिए। और 370 हटने के बाद राहुल गांधी भी गए थे कश्मीर में, वो भी वहां पर मौज मस्ती करते हुए दिख रहे थे। ये इसलिए संभव हो पाया 370 के हटने के कारण, तो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर आज मौलवी राम राम कह रहे हैं, रामचरितमानस कुरान है, तो चर्चा नहीं होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। विजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हरियाणा में, पूजा जी रुकिए ना, एक बार सुन लीजिए। पूजा जी आपके बीच में कोई एक शब्द नहीं बोलता है, और आपकी आदत, समाजवादी पार्टी की आदत यही है, ये चरित्र है कि आप कोई बोलने लगता है। पूजा जी एक बार मैं आऊंगा ना आपके पास, पूजा जी मैं आऊंगा आपके पास, उनको बोलने दीजिए, निश्चित तौर पर जहाँ उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। पूजा जी आ जाऊंगा। काम किया है उस काम को आगे रखना चाहिए और जनता को बताना चाहिए, और विपक्षी मेरा कहने का मतलब सर ये है, को गिराना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, पूजा जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, दिनेश जी, पूजा जी का कहने का मतलब ये है कि अगर हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बता रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में मौलवी भी राम राम बोलने लग गए, तो उसका क्या मतलब है? अरे इसका यही मतलब है कि परिवर्तन, जहां भारतीय जनता पार्टी, किस तरह का परिवर्तन? जहां इंडी गठबंधन का जो कुशासन था, जो कुशासन खत्म हुआ, तो आज वहां भी लोग राम राम बोल रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा, राम जो है मर्यादा के प्रतीक थे। और सारे लोग, अगर जम्मू कश्मीर के लोग भी मर्यादा में आ रहे हैं तो अच्छी बात है ही नहीं बात है। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर मर्यादा में रहे तो अच्छी बात है ही नहीं, अच्छी बात है, तो उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी मर्यादा दिनेश जी? अरे मर्यादा ये है कि जहां पर मुसलमान मौलवी भी राम राम करने लगे, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। ये जिस राम राज्य की बात करते हैं, उस राम राज्य की तरफ एक पहला कदम है जो आज जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ जी को परिलक्षित हुआ। और चूंकि समाजवादी पार्टी को ये नागवार गुजरा है, अगर वहां पर कोई टोपी लगाकर अस्सलाम वालेकुम करता तो समाजवादी पार्टी आज बहुत खुश होती। अगर वो मुख्यमंत्री को सलाम करता तो खुश होते। अगर राम राम कह रहा है, इनको सीने पे सांप लौट रहा है, यही परिवर्तन, ये दिक्कत है। अच्छा ठीक है। और जहां तक बात रही हरियाणा की, तो हरियाणा की वो सरकार कांग्रेस पार्टी के होती थे, जहां बिना खर्ची और पर्ची का कोई काम नहीं होता था। खर्ची और पर्ची वाली सरकारें कही जाती थी। वहां पर कैसे जवान लोगों जमीनों को हथिया कर दामाद जी को दे दिया गया था। रॉबर्ट वाड्रा को आपने जेल में डाल दिया सर? जी? रॉबर्ट वाड्रा जेल में चले गए? अरे जाएंगे ना,
अपने यहाँ कानून व्यवस्था है, उस कानून की व्यवस्था, माँ बेटे भी जो जमानत पर आप कहिए चले गए जेल। हाँ। आज माँ बेटे दोनों जमानत पर हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी दोनों लोग जमानत पर हैं। आप हाँ। कहिए कि जेल में चले गए। हाँ। अरे चले गए। हाँ। बकरे की अम्मा कब तक। हाँ, गलत किया है तो आपको जेल जाना होगा। ठीक है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री सब लोग जेल में होके आए हैं। अब आप कहिए कि कैसे बाहर आ गए। हाँ, लेकिन आप कुछ भी गलत करेंगे तो आप जाएंगे। नहीं वो तो कोर्ट के थ्रू बाहर आ गए ना। हाँ 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 जी, अजदेश जी यही काम है। हाँ उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग जेल में गए, बहुत लोग ऊपर चले गए, हाँ और कुछ लोग उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़कर चले गए। हाँ, और ठीक है। इसीलिए योगी जी ने कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, ओके। विजय जी, तो आपको कायदे हाँ। से रहना पड़ेगा। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना विजय पड़ेगा। जी का कॉल डिस्कनेक्ट है। और उत्तर आ रहा हूं मैं प्रदेश आपके का पास, एक सेकंड में आ रहा हूं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आज दिख पूजा जी रहा है। ओवर टू यू, आ रहा हूँ। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूजा जी जवाब देंगे, उसके बाद विजय जी के पास चलूंगा। देखिए अजितेश जी, अभी देखिए मैंने पहले ही बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में घमंड दिखता है, जो कि जो है बहुत संशय का भाव नहीं होता। दूसरी बात में कि ये जो भाजपा जो राम राज्य की बात कर रही है, वो है कहाँ से? छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है। आपको पता है कि रेप की घटना इतनी बढ़ी हुई है कि राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी में सेफ नहीं है। सबसे ज्यादा जो है घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटती है। माननीय लेके आते हैं और जो है इंटरफेयर नहीं किया। आप खुद झूठ बोल रहे थे, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। अभी आपने कैसा लगा बीच में बोलना, कैसा लगा? ये चेक कर रहे थे। ठीक है, ओके दिनेश जी, उनको पता चल गया कैसा लगता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का भय रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर करेगा। भाई भारत देश है, संविधान से चलता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से नहीं चलता है। ये संविधान से चलता है और संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और आपका प्रेम जो अभी माफियाओं का नाम आप गिनते हो, संविधान नहीं किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना जारी कर दीजिए कि ये 10 माफिया है। आपको पता चलेगा कि आपने अपनी पार्टी को एक मशीन बना रखी है कि आप अपराधियों को अपने पास लेते हैं और उसके बाद उनको संत घोषित कर देते हैं। आप या तो आपके पास में रहेंगे या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाएंगे या पुलिस का मजाक बनाएंगे और कस्टडी में डेथ कराएंगे। ये आपकी नीति है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करना है। राम राज की बात करने के तो आप अधिकारी ही नहीं है। अभी भी आप कह रहे कि भय बिन होए न बेट, भाई भय से थोड़ी चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अपराधियों में फिर से कह रहा हूँ, अपराध करने वाला और अपराधियों में भय होना चाहिए। सुन लीजिए दिनेश जी, एक बार सुन लीजिए। होगा भाजपा में अगर है तो आप AK-47 चला करके भी आप बोला जाएगा कि आपका व्यवहार अच्छा है, इसलिए आपको रिहाई मिल जाएगी, आपकी सजा माफ हो जाएगी। अगर आप भाजपा में हैं तो आपको पैरोल पे रिहाई मिल जाएगी। हरियाणा में चुनाव रहेगा तो, और जेलर को पार्टी में जो है नेता भी कर लिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। अगर आप भाजपा में हैं और विनीत सिंह है तो आपको एमएलसी बना दिया जाएगा। अगर अशोक चौहान है तो आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। अगर जितभूषण शरण है तो आपके बेटे को टिकट दे दिया जाएगा। अगर कुलदीप सिंह सेंगर है तो आप आराम से बेटी को जला दीजिए, उसके पिता को जला दीजिए। और अगर आप आईटी सेल में बिलोंग करते हो तो आपका स्वागत किया जाएगा बेल पे आने पे। रेप करने के बाद में केक काट करके सौरभ चौहान जैसे आपने विधायक बना रखे, झड़पे को स्वागत करेंगे। अगर आप भाजपा के हैं तो बेटी दानों में रेपिस्ट होंगे तो भी हम आपका जयमाला पहना करके स्वागत करेंगे। ये भाजपा की नीयत है। और फिर चलिए ठीक है, विजय जी को चर्चा में लेना चाहूंगा। काफी देर से बैठे, फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया था। विजय जी, अब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आप दोनों ही पक्ष आपके सामने, पक्ष विपक्ष, सरकार और विपक्ष आपके सामने है। ऐसी स्थिति को देखने के बाद क्या समझ आता है कि राजनीति उत्तर प्रदेश की, बल्कि पूरे देश की, किस ओर जा रही है? देखिए, पूरे देश की राजनीति जो है उसने अपनी दिशा जो है पिछले जनरल इलेक्शन में इंडिकेट करके तय कर दिए। उन्होंने कहा कि साहब हम रियलिस्टिक इश्यूज पे वोट करेंगे। हाँ। और जो है, जो थम्पिंग मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी वो लोकसभा चुनाव में उसको नहीं मिल पाई। उसे 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए। तो देश में जो है, अब चाहे विपक्ष अपनी बातें जैसी भी रखे कि भाई आरक्षण खत्म हो रहा है, कोई कह रहा था संविधान खतरे में है, इन सब चीजों से लोगों ने जो अपने तरीके से चीजों को लिया, उस मैसेज को, उसका एक रिजल्ट आपके सामने दिखा। और उसके बाद की ये 2 स्टेट के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा की बात के,
जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का भी नंबर है। तो लोगों ने जिस तरीके से चीजों को टेकअप किया है, उन्होंने अपने इंडिकेटर्स आपके सामने रख दिए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तीसरी टर्म की सरकार को देश चलाने का मौका है और बहुत कुछ करने का भी मौका है। पहले काफी कुछ उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को मूव भी किया है, चाहे वो श्री राम मंदिर की बात कर ले, चाहे और सब चीजों की। तो भारतीय जनता पार्टी अपने माइलस्टोन जो पहले से लेके चल रही थी उसमें वो सक्सेसफुल है। हाँ, लेकिन लोग क्या इसके साथ में खड़े हैं? एक जो बड़ा सवाल है कि जो ये मंडल वाला मामला है और कमंडल वाला मामला है, वो क्या अभी भी लोग वैसे ही उसको लेते हैं? तो ये जो चीजें हैं, अगर आप एक पुरानी लकीर को कब तक पीटते रहेंगे, लकीर भी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों की जो बात है वो तो आपको सुननी पड़ेगी साहब। अगर आपको हमने अपने वोट के माध्यम से सत्ता की कुर्सी पे बिठाया है, तो हमने किसी काम के लिए बिठाया था। हमारा जो है कोई अभियोजन, कोई सोच समझ थी, उसके पीछे कुछ प्लानिंग थी कि आप आएंगे तो हमारी इन समस्याओं का समाधान करेंगे, देश बेहतर ढंग से आगे चलेगा और हमारी लाइफ और इजी होगी, हमें संघर्ष कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सब चीजें लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं होंगी, तो निश्चित तौर पे लोग फिर जो है आपके साथ उस तादाद में नहीं खड़े होंगे जैसे कि आप सोच रहे हैं। लोगों के हिसाब से आपको बताना होगा कि भाई हमने आपकी लाइफ को कुछ बेहतर किया है, आपके लिए इन चीजों को और बेहतर कर रहे हैं। और देखिए, केंद्र और स्टेट के इलेक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा रहता है। चाहे वो कर्नाटका की बात कर ली जाए, चाहे हिमाचल की बात कर ली जाए, या महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, जो पिछले इलेक्शंस हुए हैं, या जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े टारगेट रखे थे, चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर ले, इन सारी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन के माध्यम से लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिला कि वो सरकार वहां खड़ी कर सके। ठीक है। और कांग्रेस को उन जगहों पे मौका मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर मसला है कि क्या आप पुरानी चीजों पे चलते रहेंगे या जो लोगों की अभी समसामयिक जो मुद्दे हैं, जो उनकी डिमांड है, आप उन पर काम करेंगे। उन पर बात नहीं होगी। आप जब सत्ता में है तो आपको काम करके देना होगा। लोग रिजल्ट मांगेंगे। ये जिम्मेदारी है दिनेश जी आपके ऊपर, स्पेयर नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी है दिनेश जी। निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर विजय जी ने कहा बिल्कुल, लेकिन उसका मापदंड क्या होगा? देखिए कि सरकारें अच्छा काम कर रही या नहीं कर रही है। भारतीय राजनीति में उसका मापदंड यही होता है कि जनता आपके साथ है कि नहीं, आपको स्वीकार करती है कि नहीं स्वीकार करती, जिसकी चर्चा विजय जी भी कर रहे हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं। आप 14 से देखिए, 14 में भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला। सिर्फ 14 में नहीं, 17 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर मिला, 19 में फिर से जो है केंद्र में सरकार बनाने का अवसर मिला, 22 में फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर मिला, 24 में फिर से केंद्र में सरकार बनाने का अवसर मिला, और एक तरह से 24 में तो 2 पार्टी सिस्टम हो गया। एक तरफ इंडी गठबंधन और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी तरफ। उसके बाद भी आज हम बहुमत की सरकार चला रहे हैं। ये इंडिकेटर बताता है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ है। आप झूठ बोलकर, जिसकी चर्चा विजय जी कह रहे थे, लोग कहते पहले 14 के पहले, अखिलेश जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोगों के संकल्प पत्र या घोषणा पत्र को पढ़ते नहीं थे। ये कहते थे राजनीतिक दल के नेता और राजनीतिक दल झूठ बोलते। ये झूठ का पुलिंदा है संकल्प पत्र। लेकिन 14 में जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया, घोषणा पत्र आया, मोदी जी पहली बार जो घोषणा पत्र लेकर आए, और उस घोषणा पत्र का जब अक्षरशः पालन हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से ज्यादा हमारे घोषणा पत्र को विपक्षी पढ़ते हैं। और हमारी घोषणा पत्र में जो हम वादा करते हैं जनता से, उनको हम अक्षरशः पूरा करते हैं। वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। विजय जी भी चर्चा कर रहे थे, हो सकता है हिमाचल में हमारी सरकार नहीं बनी, हो सकता है कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन उन सरकारों का हसरात देखिए। आज ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ
किस तरह की टिप्पणी, किस तरह का एलिगेशन वहां के लोगों का आयुक्त ने लगाया है और उनको एक्यूज नंबर 1 कहा है। ये शर्म की बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। और दूसरा, आप हिमाचल की देख लीजिए क्या स्थिति है। वो गोबर खरीदने की बात कर रहे थे, दूध खरीदने की बात कर रहे थे, सबके खाते में टकाटक पैसा डालने की बात कर रहे थे, आज दिवालिया हो गए। सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल, सबसे ज्यादा महंगा कांग्रेस के जहां शासन है वहां पर है। ये जो स्थिति है, जो करप्शन की सरकार, कांग्रेस वाले करप्शन जहां जहां इनकी सरकारें हसर देख ली थी और इसीलिए दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। हाँ। और इस भ्रम को जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस तो है नहीं जवाब देने के लिए, लेकिन अब पूजा जी समझ गए होंगे कि ये जिम्मेदारी पूजा जी को निभानी पड़ेगी। पर्याप्त है, ये सपा के लोग पर्याप्त हैं। हाँ, ये जिम्मेदारी पूजा जी को निभानी पड़ेगी। जिनके साथ गठबंधन में। और दूसरी चीज, जो भी हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमने कहा, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्या यहाँ की बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ? क्या उत्तर प्रदेश के लैंड ऑर्डर में सुधार नहीं हुआ? क्या उत्तर प्रदेश की नौकरियों में जो समाजवादी पार्टी का वसूली गैंग चलता था, फिर वैकेंसी के आहट होने पर झूला उठा के चल देते थे। अभी जिस वैकेंसी को बहुत शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया, उसमें भी समाजवादी मंत्री की तरफ से अफवाह फैला रहे हैं। दिनेश जी जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए। होती तो आप उनका सेंटेंस सुनिएगा। वहाँ का प्रशासन ने कहा कि अगर यहाँ पे बिजली की व्यवस्था होती तो भेड़ियों को पकड़ने में थोड़ा आसानी होती, मतलब बिजली की व्यवस्था ही नहीं वहाँ पे। और सदन में इन्हीं के विधायक खड़े होकर के इनसे सवाल पूछ रहे थे कि बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पूजा जी, कितने घंटे बिजली आती थी सपा के शासन में? कहाँ पे बिजली आती है? अरे बता दीजिए ना, कितने घंटे बिजली आती थी? वोट दी हूँ ना, तब से आती ही शासन नहीं है, आपको पता है। आप पूछ लीजिए सपा के शासन में कितने घंटे बिजली आती थी? नहीं, मैं तो ये पूछूंगा कि अभी कितनी मिल रही है। पूजा जी अच्छा बताइए, आपके यहाँ कितने घंटे बिजली आ रही है? बिजली है 18 से 24 घंटे बिजली है। अरे मैं पूजा जी से पूछ ले रहा हूँ ना। पूजा जी आपके यहाँ कितने घंटे बिजली आ रही है? मैं प्रयागराज में हूँ। अभी इससे पहले 1 घंटे की मैंने डिबेट की, लाइट नहीं थी, मैंने बैकअप रेडी रखा होता, किसी वक्त लाइट जा सकती है, कोई भरोसा नहीं। शहर में यह हाल है, 6-7 घंटे लाइट चली जाती है। कितने घंटे बिजली आ रही है? टोटल पूछ रहे हैं 24 घंटे में। तूफान होगा तो बिजली शटडाउन होगी, बिजली कटेगी, लेकिन कितने घंटे बिजली आ रही है? करंट नहीं रहा है, आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे इतना ब्रेकडाउन होता है, हम लोग सोचते हैं कितने घंटे बारिश में ब्रेकडाउन होता है, आंधी तूफान चलता है, ब्रेकडाउन होता है। अरे दिनेश जी, वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, कैसे बताएंगी? अगर नहीं, अरे कुछ सही चीजों को बताना चाहिए। नहीं, इनके शासन काल में देखिए 4 घंटे बिजली एक हफ्ते दिन में आती थी। चलिए ठीक है, ओके, समय की कमी है, थोड़ा रुक जाइए। एक हफ्ते पूरे रात में आती थी। ग्रामीण में, मैं गांव में रही हूँ, मेरी सरकार रही है, दिन और रात में आती थी। आप कह रही हैं 6 घंटे आती थी, कितने घंटे आती थी? विजय जी, पूजा जी समय कमी है, दिनेश जी रुक जाइए ना। दिनेश जी प्लीज रुकिए ना। दिनेश जी समय की कमी है, पूजा जी 30 सेकंड बात खत्म करिए जल्दी से। विजय जी के पास चल रहा है। ठीक है, आ रहा हूँ। दिनेश जी रुक जाइए। क्या डीजल के दाम बढ़ा दिए, क्या 2 करोड़ नौकरियां दे दी, इन्होंने 80,000 करोड़ जापान से लोन लिया था ट्रेन के लिए। विजय जी एक फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूँ। पूजा जी आ रहा हूँ, प्लीज रुकिए ना। फाइनल कमेंट प्लीज। जो है, जो चर्चा है वो सबसे, और ये भी बता दीजिएगा कि आपके यहाँ कितने घंटे बिजली आ रही है? जम्मू कश्मीर में होने हैं, ठीक है, और बहुत कम समय है। मैं समझता हूँ लास्ट फेज का इलेक्शन जो है 5 तारीख को होने के बाद आपको रिजल्ट भी जाएंगे, बहुत लंबा समय नहीं है। जबकि जो है आपको इस सारी चर्चा का निचोड़ जो है वो मिल जाएगा 8 तारीख को। तो उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट सेट किए थे, चलो वो तो अचीव नहीं कर पाए, और समाजवादी पार्टी का मनोबल भी शायद इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने अचीव कर लिया ठीक ठाक का टारगेट। चलिए दिनेश जी पूछ रहे हैं आपके कितने घंटे बिजली आ रही है? विजय जी, पार्टी बाई इलेक्शन में किस तरीके से विजय जी से परफॉर्मेंस दिखाती है और कैसे सपा डिफेंड करती है, अपनी सीटों को बचाती है। ये बिजली का और बता देते, वो काफी देर से पूछ रहे हैं आपके कितने घंटे आती है? बिजली वाली स्थिति जो है, मैं एक चीज बहुत फैक्ट आपको क्लियर कर दूं आपके माध्यम से, कि आज जो है हमारे यहाँ बिजली का प्रोडक्शन सरकार का अपना
कम है और बाहर से उसको प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा खरीदना पड़ रहा है। हाँ। और प्राइवेट सेक्टर से जो बिजली खरीदी जा रही है वो महंगी खरीदी जा रही है। हाँ। ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है हमको। हाँ। लोग मिल रही है कि नहीं बिजली? देश का ही है, वो कहीं बाहर से पैसा नहीं आता है। चलिए अब इतना बचा ठीक है, हमारा ओके। क्वेश्चन जो कम हो गया। चलिए, समय की कमी सवाल ये है, है। हाँ समय की कमी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की सियासत से निकलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार में है, जहां पर विपक्ष से उनका सीधा सवाल है और सीधा जवाब मांग रहे हैं। सवाल यह है कि राम मंदिर बनने में इतना समय क्यों लगा। इसके अलावा उनका एक और सवाल है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने कब जाएंगे। सीधा है, मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति लगातार अपने पैर पसार रही है। अब जनता को तय करना है जाना किधर है। आज की खास चर्चा में इतना ही। ना स्याही की दोस्त सफेदी की दुश्मन, हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।